कहाँ थे आप लोग? दोनों का तबीयत खराब था। अच्छा, मम्मी का तबीयत, मुझे लगा शादी में गए हैं आप लोग। अच्छा चलो, आ जाओ, चलो देखो। हाँ, तो टॉपिक डालेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब हो गया बातचीत आप लोगों का? कर लिए पेट भर के बात? और थोड़ा करना है? नहीं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, look here. Some A reactant react with B lasers in the formation of C. A और B रिएक्ट करके क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं? C का। मान लीजिए किसी शून्य समय पे इसका कंसंट्रेशन लेवल, ध्यान से सुनिएगा सभी कोई, A है, फिर A है, फिर 0 है। अब रिएक्टेंट मैंने दो दो ले लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ समय बीतने के बाद ये भाई साहब टूट गए X से। कितने से टूट गए हैं? X से। और ये भी X से टूट गए, तो ये बनेगा कितना? X। क्योंकि इसका एक मोल इसका एक मोल बना रहा है, इसका X मोल भी इसका कितना मोल होना है? X मोल। इससे X क्यों निकला? क्योंकि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है। इसका एक मोल इसका X मोल इसके X मोल से रिएक्ट करेगा। आई बात है समझ? बोलो हाँ या ना। चलिए, अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं लिखता है dx by dt इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि दो रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना। कितने रिएक्टेंट है? दो। तो जैसे ये लिखा आपने, तो आपके सामने एक खूबसूरत सा रिजल्ट। ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। वेरी गुड, ए माइनस एक्स का। अग्रीड। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लेके आओगे। बोलो हाँ या ना। ए माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? डन। अब जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, याद करो मैंने बताया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंट वेरिएबल को आप सेपरेट आउट कर दो, तो मैं एक्स को इधर कर दूंगा क्या, तो क्या आ जाएगा? बोलो, dx बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू। अग्रीड। अब इसका इंटीग्रेशन मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, हालांकि इसका प्रोसेस है। रादर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1/a-x। क्या हो जाएगा? 1/a इज इक्वल टू के इंटू dt का t, और यहाँ पे क्या रखोगे? c। t और क्या रखोगे? c। अगर ये टर्म आ गया तो सारे बच्चे वही कहानी वापस से। जब t का वैल्यू शून्य था, इफ t इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू किसके बराबर था? a के बराबर। तो हाँ या ना। जब t नहीं, सॉरी, x का वैल्यू 0 के बराबर, सॉरी फॉर दैट। जब t 0 था बच्चा, तो x बना था क्या? 0 है ना। तो पुट कीजिए, कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह x की जगह भी 0। तो 1/a इज इक्वल टू के प्लस सी। तो 1/a इज इक्वल टू सी। ए कहां से आ गया? अच्छा, के कहां से आ गया? के कहीं से नहीं आएगा, सी। ओके, तो इस सी के वैल्यू को उठा के ऊपर रखो। फर्स्ट, सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 2 आ जाओ सारे बच्चे, सिंपल सिंपल। आइए रखा जाए 1 - a - x इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे 1/a। ट्रांसफर कीजिए, क्या होगा अंशु? 1 - a इज इक्वल टू के टी।
आया नहीं आया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो के टी बराबर 1/a-1/a-x। तो टी बराबर 1/k या फिर के बराबर 1/t। टी का लिख लो वैल्यू, एक ही बात। टाइम पीरियड निकालना है हमें, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। ऐसा ही है क्या? नहीं, उल्टा है। a-x पहले है और a क्या चीज में है? आया नहीं आया? तो हमारे पास रिलेशन आया 1 - a-x -1/a। बोलो हाँ या ना? तो ये क्या निकला? बोलो टाइम का वैल्यू। किसका वैल्यू निकला? निकल गया क्या? तो बताओ, ये फाइनल कंसंट्रेशन था, ये कौन सा था? इनिशियल, है ना? ये फाइनल कंसंट्रेशन और किसका कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन। अब अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए, अगर मुझे टी हाफ निकालना हो, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आपको पता है ये प्रोसेस क्या है, ठीक? अगर टी हाफ निकालना है तो टी हाफ की जगह क्या लिखेंगे? बोलो, लिखेंगे एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? a/2। क्या लिखेंगे? बोलो, 1 - a-। बोलो हाँ या ना? आइए थोड़ा सॉल्व किया जाए। टी हाफ बाय 1/k, 1/a/2 -1/a। टू किधर चला जाएगा? ऊपर। 2/a -1/a। लघुत्तम समावर्तक a 2 - 1। समझ में आ रही बातें? ये बहुत बार बता दिया है और उम्मीद करता हूं आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। 1/a, तो 1/ak। 1 क्या चीज? तो पंडित जी, यहाँ और एक का कैसा रिलेशन है? बोलो, इनवर्स का या डायरेक्ट का? ए कांस्टेंट या वेरिएबल? बट ए चेंज कर सकता है ना। ए के साथ रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स का कहलाता है। बोलो हाँ या ना? तो इनवर्स का कहलाएगा तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? इनवर्स का या डायरेक्ट का? बोलो हाँ या ना? कैसा ग्राफ बन जाएगा? इनवर्स। इज इट ओके? क्योंकि हाफ लाइफ के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यार, अच्छी चीजें निकाल के रखो तो गायब हो जाता। तो ये कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स है? फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। साले पापा थे मेरे सारे 8 किलो। यहाँ पर क्या है जल्दी बताइए। कोई ना कोई होता है सुप्रीम पावर आपके ऊपर। वो अल्ट्रा सुप्रीम है। यहाँ और ए के बीच में कैसा रिलेशन है? आया समझ में? तो ये बन गया आपका हाफ लाइफ। कौन से ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर का। चलिए कर लीजिए कॉपी। अच्छा, इसको देखो, इसको ऐसे भी किताबों में लिख देते हैं। 1/k इज इक्वल टू AT -1/a0। बात देखिए हुआ ना? इनिशियल कंसंट्रेशन बाय और ये कंसंट्रेशन एट अ टाइम t। वही बात हुआ। तो लिख लो सेकेंड ऑर्डर, कॉपी इट। आपके बहुत काम आने वाला है ये।
सारे दो आप दोनों गायब क्यों रहते हैं? हाँ दोनों आयुषी तान्या हैं? आप इलाज कर रही हैं? रोड भी खराब है। तब समझ गए। रोड खराब था इसलिए तबीयत खराब हो गया। ये तुम्हारे साले पुरुष जाति सब कहाँ है साले? आयुष कहाँ गया? बाराती शादी है। शादी बहुत है यार अभी सही बात। कल बहुत ज्यादा था है ना, तुम लोग भी भोज खाए 3-4 जगह? नहीं गए थे? 3-4 जगह भोज खाए होगे। मतलब साथ शादी में भोज खाया है। अच्छा अच्छा लिखिए बदमाशी नहीं चल को। वेट जल्दी।
हैं पक्का? वाह, फोटो क्लिक कर लिए थे? फोटो नहीं क्लिक किए? बढ़े आगे। ना थोड़ा सा इसमें एबरेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं। सेकेंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, थोड़ा चेंज करें इसमें, गौर कीजिएगा सभी कोई। लास्ट इसके बाद ये वाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ खत्म हो जाएगा अपना। सेकेंड ऑर्डर ही चल रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लिख के आप लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन मेंशन कर लेना। डिफरेंट क्या चीज? कंसंट्रेशन। आइए कहानी समझते हैं इसकी थोड़ी। आइए देखा जाए, टी का वैल्यू जब 0 था तो ये ए था, ये बी था, ये 0 था। अग्रीड? टी का वैल्यू जब टी था, ए में से कुछ गया, बी में से कुछ गया, कुछ बन गया। अग्रीड? कंसंट्रेशन डिफरेंट ले लिया है, डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो इसको कैसे डील करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले को? एक एग्जांपल समझा। dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स पे पावर 1, b माइनस एक्स पे पावर 1, 1 प्लस 1 2। तो सेकेंड ऑर्डर तो हो गया बट कंसंट्रेशन डिफरेंट है। आइए इसको कैसे संभाला जाए? dx by dt के a माइनस एक्स b माइनस, आया ना? इनको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, जो करते हैं वो फिर से करेंगे। a माइनस एक्स, वेल एंड गुड, b माइनस एक्स k इंटू डी टी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, जो थोड़ा संभल के करते हैं। dx बाय, इसका कैसे करें इंटीग्रेशन? एक काम करते हैं, पहले इसको रीअरेंज करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करें, लिखो a माइनस बी, क्या लिखो? ब्रैकेट डालो, लिखो 1 बाय बी माइनस एक्स माइनस 1 बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये कैसे हो गया? इसका एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा। श्योर। चलो एक बार तुमको समझाता हूँ। ए माइनस एक्स यहाँ आएगा, बी माइनस एक्स इधर आएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन जाएगा तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, ए माइनस बी कैंसिल आउट, नीचे यही बच जाएगा, बच जाएगा। आया समझ में? इसको रीअरेंज किया बस, अग्री कर लिए, कोई दिक्कत? आप घर पे इत्मीनान से कर लीजिएगा, यहीं पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, अब आइए इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बोलो? इंटीग्रेशन। आइए सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बाय ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कीजिए dx बाय b माइनस एक्स, dx बाय इज इक्वल्स टू dt। डन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, 1 बाय a माइनस b ln b माइनस एक्स बाय माइनस 1, जहाँ ln a माइनस एक्स बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू t प्लस सी। ई कैसे हुआ बताइए थोड़ा सा, कुछ दिन पहले कुछ बताया था। x के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस 1, जो भी एक्स्ट्रा टर्म होता है उसे डिवाइड करते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है। शॉर्ट टर्म
भूलने मत, बताया ये कॉपी पे देखिएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब फिर से वही कहानी, टी का वैल्यू शून्य, एक्स का वैल्यू शून्य। बोलो हाँ या ना। टी का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू 0, पुट दिया जाए। a माइनस 0 बाई बी माइनस 0। कुछ छूट रहा है क्या? क्या छूट रहा है क्या? जा के कैसे छूट गया यार? के ए इंटू 0 प्लस सी, बोलो हाँ या ना। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। 1/a-b ln a/b इज इक्वल टू सी। नहीं आ गया क्या, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या आ गया, बोलो आपका सी। अब सी को उठा के फिर से रख देंगे। इतना तक तो समझ में आ ही गया, वो क्या करते हैं इसमें बार बार। अब अगर तुम भूले, सच में बता रहा हूँ, तुम्हारे इतना बुरा इंसान कोई नहीं होगा अगर तुम भूल गए ये सब चीज। और तुम्हें याद रहना चाहिए सारा कैसे कर। सी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे उठा के, तो क्या हो जाएगा, बोलो। 1/, बोलो सभी कोई चिक चिक के, 1/a-b ln b minus x is equals to k into t 1/a-b ln a/b, बोलो हाँ या ना। यही ना आया, देखो बच्चा, आया ना। सी का वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ पे। अब उसको ट्रांसफर कर लो, कॉमन पता ही चल रहा है क्या लग रहा है दोनों में से। तो क्या हो जाएगा, बोलो सबको, 1/a-b और क्या हो जाएगा, ln बाय माइनस ln a-b, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, बोलो, a-b इज इक्वल टू के टी। अब के का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या? क्या सभी को समझ में है कैसे वो एक्सप्रेशन? तो ये हुआ डिफरेंट कंसंट्रेशन का। कौन से कंसंट्रेशन का, डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्या ये सभी को समझ में है कैसे हुआ है? दिक्कत तो नहीं है ना भैया? पक्का, गारंटीड? इज इट ओके? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, तो लगा लो ना, सिंपल। ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स, देखो स्मार्टली कर रहे हैं, ए बाय बी करोगे ये पूरा टर्म नीचे आएगा, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा ए से और ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा बी से, नीचे का नीचे ऊपर चल जाएगा ना, और ये आ जाएगा के टी। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंट कंसंट्रेशन। सिंपल सा रूल है, थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन मैंने परसों समझाया था, उसी बेसिस पे ये रिजल्ट आया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। मैं आपको बताया था, प्लीज में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ओके, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जल्दी बोलो, सेकेंड ऑर्डर। तो आप बोलोगे भैया क्या थर्ड ऑर्डर ऐसे ही करेंगे, फोर्थ ऑर्डर ना, मुझे बिल्कुल मन नहीं है ऐसा करने का, ठीक ना। अगर आपको एक में कॉमन सा रिजल्ट बता दूं कि क्या रिजल्ट आता है और nth ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर जल्दी बताइए, nth ऑर्डर। बोला nth ऑर्डर का आंसर लेके आएंगे, इसका ऑर्डर का जल्दी बताइए, nth ऑर्डर का। तो अगर इसका आंसर लेके आएंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबको ही सिंपल सा तरीका है। के लिखो, यहाँ 1/t लिखो, n-1 लिखो, 1/a लिखो, सॉरी a-x लिखो, पावर में -1 डालो, लिखो a पे पावर n-1 डालो, किसी का भी रिजल्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये किसी का भी आंसर दे देगा आपको, शुरू में ही बता देते हैं। कितना समय बचता, कॉपी का पेज बच जाता, देख के हम सब रखते रहते हैं। अब देखिए ये बताएं, देखिए पहला रिजल्ट, पहला रिजल्ट थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, कौन सा ऑर्डर था, 0 रखिएगा, 0-1, अच्छा, 0-1 इज -1, यहाँ पे -1, ये आ जाएगा ना। तो ये -1 को ऊपर लेके चल जाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। दादा अच्छा 1 मिनट, सबसे अच्छा कौन सा था, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कुछ था ही नहीं।
राइट आंसर आ रहा था, तो फर्स्ट ऑर्डर का भी देख लो यहाँ रख के, 1 माइनस 1 0। बस यहाँ खुद में एक कंडीशन अप्लाइड बच्चा, यहाँ पर 0 मत रखिएगा, 1 मत रखिएगा, सॉरी फॉर दैट। 1 रखेंगे रिजल्ट अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो बाद बाकी उसके अलावा तुम सेकंड रखो, थर्ड रखो, मतलब ये एक्चुअली बताऊं ना, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे ऑर्डर का आ जाएगा, आया समझ में। बट ऑर्डर भैया 3 तक ही पूछेंगे वो। अब थर्ड को लाना है 3 लिख दो, सेकंड को लाना है सेकंड रखो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट इट, याद आया, ये कौन से ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का, और ये रहा कौन से ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर, एट कौन सा कंसंट्रेशन, डिफरेंट, उससे पहले सबका सेम कंसंट्रेशन। अब ये समझ में आ गया। अब ये गाथा में बंद करूंगा इंटीग्रेशन वाला, इसमें कुछ फाइनल रिजल्ट एक साथ लिखा देंगे, फिर इसके सवाल पे गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा सवाल इसी से आएगा, मतलब चैप्टर का 50% सवाल केवल इंटीग्रेटेड हीट लॉ से आता है, ठीक है। चलो बी रेडी अबाउट दैट, चलो कॉपी करो उसके बाद सवाल। ये एज अ रिजल्ट मैं तुमको बस लिखवा दिया हूँ, यूज में आ जाएगा। n is the order of reaction, n is what, जल्दी बताइए, order of reaction। सारे से मुझे साले से से अब आपका काम है डेरिवेशंस को खुद से करना, घर पे कोई ट्राई किया था खुद से कॉपी बंद करके, साले मक्कार हो तुम, घर पे क्या देखते रहते हो, वेब सीरीज बस, मिर्जापुर सीजन 3, बोरिंग लगा ना, मुझे नहीं अच्छा लगा, सबको मार दिया साला। याद रखना, किसी भी वेब सीरीज या फिर किसी का सिक्वल आता है, तो सबसे पहला मूवी जो होता है ना, सबसे बेस्ट होता है, रियलिटी है। अब जैसे धूम का भी सीरीज आया था ना, अब कभी जॉन अब्राहम का देख, सबसे खतरनाक उसी का बना था। वैसे ऋतिक रोशन ने आउटस्टैंडिंग किया था, बाद बाकी आमिर खान आके बकवास कर दी, भले उसने कमाई ज्यादा करी हो उसके चेहरे पर, बट रियलिटी ये है कि जो पहला मूवी जो बनता है ना, उसमें लोग बहुत मेहनत करते हैं। दबंग का भी सीरीज में फर्स्ट देखो, सब तो चलेगा, नहीं सिक्वल बना के बर्बाद करते मूवी। धूम की सीरीज में आप फर्स्ट धूम देखना, काफी सही लगता है वो। हाँ लेकिन उसका फर्स्ट भी बहुत अच्छा है, नहीं कुछ वो बहुत अच्छा है, सेकंड तो मिर्जापुर भी अच्छा है, बट फर्स्ट फर्स्ट होता है। एक तुमको अगर वुमेन सेंट्रिक मूवी देखना है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसको बिहार पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, महारानी का सीरीज दो, इट्स रियली, मतलब नेक्स्ट लेवल की मूवी बना रखी है उसने बिहार पॉलिटिक्स पर, कभी किसी ने नहीं देखा। हुमा कुरैशी की मूवी है, बहुत अच्छा रोल किया उसने, मतलब पहला वुमेन सेंट्रिक मूवी मैंने देखा जिसमें वुमेन ने लीड रोल निभाया और पूरे मूवी को हिला के रख दिया, जो रोल किया ना उसके अंदर। अब कोई महारानी की सीरीज देखना, 3 सीरीज रिलीज हो चुका है, थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ा करप्टेड मूवी, आपको एग्जैक्ट नहीं, मतलब जो सीन होता है ना एक्चुअली, जो चल रहा है आसपास, वही दिखाया गया है मूवी में, और बिहार पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा मूवी बना, आई लव इट, लाइक मूवी जो बनाया है ना बहुत अच्छा। एक बार रात में कोई नहीं थे, और मैंने वो एनाबेला डॉल वाली एक्सोर्सिज्म देख ली, अब साला मेरे रूम से निकल ही नहीं रहा, ली कैसा मूवी। नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना, कि टीवी के नीचे ना, नए वाले टीवी के नीचे क्या हुआ कि उसने बुफर लगा के दिया और मुझे नहीं पता था कि मेरा बटन दब चुका है, और जब आपका भाग्य खराब होता है ना, तो ऐसे ही चीज होते हैं, और पता नहीं ऑफ कहाँ से होता था, मेरे से दब गया, अब वो साला नीचे वाला स्पीकर बज रहा है जोर से,
पूरे हॉरर मूवी का मेन चीज़ होता है साउंड। तो वो एकाएक गेट खुलता था, समझ में रहे हो ना? और मतलब मैं नहीं निकल रहा रूम से रात भर, कुछ हो जाए, रूम में ही रहना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करवट अब उधर नहीं लोगे फिर, पीछे लगा कोई है, जिधर सो रहे हो उधर ही सो। अकेला महसूस हो हॉरर नहीं देखो यार, नहीं ग हाँ, नहीं हॉरर का क्या ना इश्यू है ना, नहीं कुछ हो रहा होता है ना अजीब-सा लगता है, उसमें भूत डरे नहीं लगता। ये क्या आ गया? साउथ इंडियन वाला ठीक रहता है भाई फिर। कौन-सा? हाँ, साउथ इंडियन वाला सही रहता है यार, उसमें एक कॉमेडियन भी आ जाता है। हाँ? हाँ, उसमें अजीब-सा भूत है, एलियन टाइप का। नहीं पॉलिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है वो देख ले, महारानी सीरीज़। और उसमें जो रोल लिया है ना सब, बहुत अच्छा लिया, बहुत, सुपर सीरीज़ है। तुमने पता नहीं कैसे देखा यार, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है वो तो। मुझे लगा तुम लोग देखे होगे। हॉरर मूवी सबसे अच्छा? कौन बॉलीवुड और हॉलीवुड? तो सबसे याद कौन-सा है मुझे? ये पूछ रहे हो? सबसे पहला मूवी मैंने डरावना वाला वो कैसेट वाला लगा के वो जो सीडी कैसेट था ना, दैट लगा के मैंने देखा था एक फ़िल्म राज जिसमें चीखती थी वो। और बताता हूँ उसमें कहानी खतरनाक। मेरे मामा का घर, उसके आगे में पहले खपरा था, पीछे में 2 मंजिला बिल्डिंग, उसके पीछे पीछे भी 2 मंजिला बिल्डिंग, 2 और फिर आगे खपरल, ठीक? मतलब आगे का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, पीछे घर बन चुका है। अब उस सेकंड वाली बिल्डिंग के ऊपर वाला खड़ा टीवी और उसमें मैं देख रहा हूँ राज अकेले बैठ के। शाम का 7-8 बज रहा होगा और इन्वर्टर नहीं होता था। जनरेटर का लाइन लेके बुला के जलाना पड़ता था। तो पीछे में एक जनरेटर था उसमें मैं खींच के जलाता था, लाइन आता था, वो भी कुछ रूम में पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, सारे रूम में सप्लाई नहीं आता था। तो मैं बैठ के देख रहा था। वो ना मूवी में एकाएक चिल्लाती है ज़ोर से। वो 2 बार चिल्लाई, तीसरे बार भी चिल्लाई, चिल्लाई तो लाइन कट गया। अब है क्या ना, घर के पीछे है खुद दूर जाके गंडक नदी और गंडक से तुम गौर से इसे थोड़ा देखोगे ना, तो दूर से तुमको वही स्थान दिखाई देगा। ऐसा ज़मीन है वहाँ पे देख लेना उस पार में जिसका घर होगा, उसका पीछे पूरा ज़मीन खेत रहता है और फिर गंडक और उधर कोई खेत दिखता नहीं है और क्योंकि वो ज़मीन खरीदेगा भी नहीं कोई, खेती के लिए यूज़ होता है और उधर दिखाई देगा अघोरी स्थान। अब उस रूम के ठीक खिड़की से दूर जाके वो दिखाई दे रहा है कुछ-कुछ, येलो-येलो सा जल रहा है। और यहाँ लाइन कट चुका है। मेरा जो स्पीड था, उस दिन मुझे पता चला स्पीड ऑफ लाइट किसको कहते हैं। मैं 2 बार गिरा सीढ़ी पर, ना मुझे चोट का असर है ना कुछ। मेरा डेस्टिनी थी कि मैं खपरा वाले मकान में जाके भी एंटर करूँ, कि वहाँ पे रोशनी थोड़ा दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं काहे देखूँगा वो और वो लाइक अजीब-सा मूवी था यार। हमें पता नहीं चला, ऐसे देख रहे बैठ के, चिल्ला दी, क्या है ये? और बड़ा डरावना-सा था और मेरा पड़ोसी एक, वो अलार्म लगा के रखा था वहीं। सुबह के 4:30 बजे वो चिल्लाती थी फ़ोन पर। बताओ ये कोई करता है? मैं सही बता रहा हूँ 8-9 की बात है। 4:30 बजे उठता था पढ़ने के लिए और वही अलार्म लगा के रखा था बकवास सा। ले चिल्ला रही है। अब बताओ अलार्म में कोई उठता नहीं है। 7 बार, 8 बार, मूवी में 3 ही बार चिल्लाई, 8 बार चीख रही है और वो साला उठ नहीं रहा है। अब मैं यहाँ उठ के बैठ गया हूँ। उसका जो फ़ियर बना था मेरे अंदर और वो आहट वाले भूत नहीं आ जाते मुँह में मैचिंग पाउडर लगा के, वो करेंगे, डर ही लगता है उसे क्या कर रहा है मतलब, क्यों उठ रहे हैं इससे? हाँ, वो अच्छा है, हाँ, उसमें तो है।
उसमें वॉकिंग जो है ना उसका वॉल पे बहुत स्कैरी है। तो एक्सोर्सिज्म जो मूवी थी ना अभी, एक एनाबेला डॉल है, बहुत पॉपुलर। हाँ, उसको हिंदी में ऐसे ही बोलेगा। अच्छा, डबिंग में साले लोग कुछ तो बोल देते हैं, कुछ का कुछ। हो गया। इसी तरह बातें करते रहे भैया, अच्छा लगता है, दिन भी कट जाता है। बोलो हाँ या ना। हो गया सेकंड ऑर्डर। ये कुछ ग्राफ्स बनाया जाए, कंपेयर करते हैं, हटाएंगे अब लास्ट में कंपैरिजन कर लेते हैं सबको। ओके, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह सब, थर्ड निकाले थ्री पुट कर देना। ओके, आंसर आ जाएगा। ये है ना तो ऑर्डर का केस है। अब जहां से इंटीग्रेशन फ्लो पढ़ाया पूरे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जरूर से। हटाएंगे इसको। सजनी कैसे। ओके पढ़े, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ सारा बनवा रखा है, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं आप। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जिन्हें आ रहा है देखो यहाँ पे dx by dt कंसंट्रेशन पे पावर n का ग्राफ ड्रॉ करना है। रेट और कंसंट्रेशन का क्या रिश्ता कहलाता है अगर जीरो ऑर्डर हो तो? ऑर्डर, यहाँ लिखो ऑर्डर। ऑर्डर पहला है जीरो, जीरो रख दो कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। लुक हियर, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ग्राफ बहुत पूछा जाता है, बातें नहीं करोगे ऐसा, ठीक है। आ जाओ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ऑर्डर है वन, ऑर्डर क्या है बोलो? वन। फर्स्ट ऑर्डर बताओ क्या रखोगे, यहाँ पे वन रखोगे, कैसा रिलेशन आएगा? डायरेक्ट। रेट मतलब ये वाला, अच्छा dx by dt, dx by क्या हुआ बोलो? dt। और आगे बढ़ोगे सेकेंड ऑर्डर, बातें नहीं करो और फिर भूल जाओगे घर जाते जाते ये सब चीज, सीख लो डायरेक्ट। बोला आया ना। थर्ड ऑर्डर, अगर थर्ड भी लिखोगे देखो यहाँ कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा? वन। यहाँ कंसंट्रेशन पावर कितना हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? dx by dt से आपका रिवीजन हो जाएगा पुराना सारा। कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा? थ्री। कुछ भी दे दो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। स्लोप थोड़ा सा स्ट्राइकर होता चला जाएगा, हालांकि स्ट्रेट लाइन ही बनना है सबका, ठीक है। थोड़ा फास्ट ग्रो होगा स्लोप, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा और स्लो होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन बन। ओके, थोड़ा ग्राफ बना लो। ये किसका बताया? कंसंट्रेशन और किसका? रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ। रेट और किसका ग्राफ? कंसंट्रेशन का। अब अगर तुम बनाओगे हाफ लाइफ का विद कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का। हाफ लाइफ नाम तो सुना ही होगा, वर्सेस कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। कैसा रिलेशन था बोलो तो? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स था, डायरेक्ट था बच्चा। ए बाई टू के आया था, भूल गए आप? ए बाई क्या आया था? टू के। नेक्स्ट देखिए 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 देखिए, सीखिए इधर देखो, पहले ना रिकॉल करने की कोशिश करो अपने ब्रेन से, हर कुछ आप नहीं देखा कीजिए प्लीज, इससे याद आ जाएगा आपको क्या था। टी हाफ क्या था बोलो इसका? 0.693 बाई के, याद आया? और ये पूरा कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ या ना। सेकेंड अभी फर्स्ट पर आया, कैसा रिलेशन है बोलो? इनवर्स और डायरेक्ट? इनवर्स का था, यहाँ वर्सेस दिस का, तो ये इनवर्स का रिलेशन था। समझना सभी कोई? अग्रेड।
बट अगर बच्चा मुझे यहाँ पे टी हाफ वर्सेस है, वो कितना स्मार्टली लेगा एग्जामिनर क्वेश्चन को, 1 बाय कंसंट्रेशन का दे देता ऑफ ए का, बोलो तो तब कैसा ग्राफ बनता, तब कैसा बनता बोलो, बोलिए बोलिए। जब ग्राफ ये उल्टा करेगा, ग्राफ का नीचे नहीं पलट डालो, इनवर्स है ना, डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा है कि हाफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ बनाइए, स्ट्रेट लाइन। बट कंसंट्रेशन ऑफ ए नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए है, दोनों दो बातें हैं बच्चों। अब दो बातों पे अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ आपको इस तरीके से बन, उसी तरीके से टी हाफ कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ कंसंट्रेशन मतलब पावर में 2 डाल दो, ओके, तो 1/2 का ये कंसंट्रेशन ए पे पावर 2, ओके, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। टी हाफ इसका कंसंट्रेशन, इसका भी इनवर्स का ग्राफ बनेगा, नीचे आ जाता है, तो कंसंट्रेशन का कीजिएगा तो इनवर्स, 1 बाय कंसंट्रेशन कीजिएगा तो, यही छोटी छोटी चीजें आपको काम आएंगी एग्जामिनेशन के अंदर। आया समझ में, इसलिए समराइज करके लिखा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ से, बनाया सब है आपने, बट एक जगह करने से ये रिवाइज हो जाएगा कि था क्या, और ये ग्राफ्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। थर्ड ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू 3 रख के बना लेना आप, ओके, चलो कर लो कॉपी 1 2 3, ऐसे कंपैरिजन करना सामने सामने एकदम बिल्कुल। कोशिश कीजिएगा इन द सीक्वेंस ऑर्डर सामने आमने आ जाए ग्राफ सारा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बना लो जैसे बना। थोड़ा साइज छोटा बना दीजिएगा, सामने रहेगा तो बेहतर रहेगा, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, आप 4 बना लो, 1 2 3 4 करके। वो नहीं है ये निहारिका, नहीं, और वो गायब है ना यार, वो एक लड़की वो नहीं सुधर, बिपाशा, चलो उसका कौन दोस्त है भाई क्लोज, ये दोस्त है, आप ही क्लोज वही आप साथ आती हैं, कोई नहीं आता उनके साथ, मतलब कोई तो आता होगा भाई। बहुत absentees, बहुत बहाना, केवल बहाना ही रहता है लाइफ के अंदर, ये दिक्कत वो प्रॉब्लम, पढ़ाई के अलावा सब प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक बात देखा हुआ मैंने, स्टार्टिंग में स्पाइक रहता है, बीच में एनर्जी डाउन कर लेता है, बाद में यही घबराता है, फिर बाद में होलफुल होगा भैया, ये हेल्प वो हेल्प नहीं हो रहा।
हो गया? नहीं बनाया? जल्दी जल्दी बनाओ। सभी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, ये पूरा का पूरा चाहिए, बता रहा हूँ, ये सफिशिएंट मटेरियल आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, इससे बियॉन्ड कहीं नहीं पूछा जाएगा, श्योर एंड सर्टेन। बोर्ड हो या कोई परीक्षा, इससे बियॉन्ड नहीं पूछेंगे। देखो मैं थोड़ा सा ज्यादा करवा देता हूँ मेहनत आपसे, बट आपके लिए फ्रूटफुल होगा ये, क्योंकि बाद में वही चीज में ऐड कर करके पढ़ना आपके लिए परेशानी का घर होता है। एक बार ले लो मुसीबत, ठीक है, मेरा अपना मानना है। बार बार उसी को जाके वापस से रिवाइज करो, आपके लिए बोरिंग हो जाता है वो चीज, और तुमको बोलेंगे वहां पे ये था, तुम भूल जाओगे तब तक। रादर अभी थोड़ा एफर्ट डाल लो। हटाए, लिख लो लास्ट में ग्राफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो ये पढ़े थे उस ग्राफ देख लेते सबका एक बार फिर से। लिखिएगा ग्राफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ग्राफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका ग्राफ बनाओगे बच्चा, देखो आर और टी का, ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा पॉजिटिव विद इंटरसेप्ट विद नेगेटिव स्लोप, बनवाया है आपसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c का। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट था वो आर नॉट का था, कितने का था? आर नॉट का, आप देखोगे इक्वेशन, हम भैया भूल गए हैं। ये था इक्वेशन, देख लीजिएगा आप लोग, ओके। या फिर ए इज इक्वल टू ऐसे होगा आपके माइनस के टी और ए नॉट होगा, बात वही है, आर नॉट, ओके। उसके बाद एक ग्राफ बना था फर्स्ट ऑर्डर का, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया था? एल एन आर और टी के बीच में बनाया था। इसका भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद नेगेटिव स्लोप बना था, इंटरसेप्ट इसका था एल एन आर नॉट। एक काम करते हैं, हम ए कर देते हैं, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी कि आपने शुरू से ए ही का इस्तेमाल किया। 8 टर्म भैया एनसीईआरटी में दे रखा है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, ओके। यहाँ भी जो स्लोप था वो निगेटिव था, स्लोप का वैल्यू जो आया था एम इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, यहाँ एम का वैल्यू माइनस के था। उसके बाद अगर आप ग्राफ बनाओगे सेकेंड ऑर्डर का, बस एक ग्लांस दे देता हूँ सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ जो बनता है बच्चे 1/r वर्सेस टी का ग्राफ बनता है। कैसा बनता है? 1/r वर्सेस टी का। और इसका ग्राफ बनाओगे, इसका पॉजिटिव स्लोप हो जाता है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव रहता है, स्लोप इसका पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो 1/r वर्सेस टी का, ये कौन से ऑर्डर का है? सेकेंड। ये कौन सा? फर्स्ट। और ये कौन सा? कौन सा बोलिए? जीरो। और इसका ग्राफ बनाओगे थर्ड ऑर्डर का, तो इसका भी सेम बन जाता है, ऐसा ही बनाने का तरीका y इज इक्वल टू mx प्लस c से वर्सेस t का, तो ग्राफ बन जाता है। अब देखो ये बच्चा, यहाँ पे तुम लिख लोगे r, तो 2 क्यों नहीं डाले, 3 क्यों नहीं डाले? अरे देखो नीचे क्या था, याद करो, अभी एक्सप्रेशन लिखवाया था, ये बराबर यहाँ पे t था
n-1 था। 2 लिखोगे तो 1 आएगा, 3 लिखोगे तो 2 आएगा, इसलिए आ रहा। आया समझ में? देखो ये सब चीज जल्दी रिकॉल करने का तरीका है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना कि आपको द ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर, छापो मत, केवल सुनो, ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर और 1/r वर्सेस टी का क्या है? पॉजिटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, समझ में? 4 ऑप्शंस, पॉजिटिव स्लोप विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अब वहां पे समझ रहे हो ना, ये फिगर अगर डायरेक्ट स्ट्राइक कर गया सही मार्क हो जाए। इसका पॉजिटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इसका निगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इसलिए करवा रहा हूं। अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन है? ये दोनों मैंने करा दिया है अब्रप्ट केसेस के लिए। बोलते हैं नहीं है, बट वो पूछ लेते हैं कंडीशन डाल के, क्योंकि आपके साथ अब स्टेटमेंट में सवाल आते हैं ना। मानो तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर स्टेटमेंट में नहीं है, तो क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर का पूरी कहानी लिख के डाल देंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा है, और 4 क्वेश्चन उस पर लगातार दे देंगे। तो यह ना कहानी खत्म। एक स्टेटमेंट में 4 क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स खत्म। बहुत चैलेंजिंग है। तो रादर आपको अगर थ्योरी ऑलरेडी पता है सेकेंड ऑर्डर की, तो कुछ भी पूछ लो, आपको पैराग्राफ लिखने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप देखो और आंसर करते चलो, आपका तो समय बच जाएगा ना। और ये गेम खेलते हैं वो एग्जामिनेशन के अंदर, बोलेंगे हमने ऑर्डर ऑफ दिया है रिएक्शन सिलेबस में हमने, और हमने पैराग्राफ एक बदल दिया हिंट करने के लिए। आपका कंसेप्ट वीक था, इसलिए आपसे सवाल नहीं बना है, इसीलिए प्लीज बी रेडी अबाउट दैट। ओके, ठीक है। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में भी आते हैं ज्यादा। कर लो कब। ग्राफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ड्रॉ द ग्राफ। देख लिए? नेक्स्ट क्लास जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के स्टैक्स आपके बहुत सारे हो जाएंगे, लगभग 40-50 सवाल एक बार में देंगे। एनसीईआरटी में मार्क करा देंगे साथ में, रिवीजन एकदम टिप पे होना चाहिए इसका। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आए एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ से ये होगा। और फिजिकल याद रखना बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। फिजिकल इज ऑल अबाउट द, जितना क्वेश्चन बना लो बेहतर हो जाएगा। बिहार बोर्ड से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, वाइजली चॉइस करना पेपर देने में। जो 70 में 35 ही ऑप्शनल बनाने होते हैं, और रिटर्न पेपर में जितना भी आता है उसका 50% सवाल ही करना होता है। उसमें तुम आराम से भैया 65 तक ला सकते हो 70 में, मतलब 95 ला सकते हो 100। इसलिए स्मार्टली थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना, जैसे फॉलो करवा रहा हूँ, जैसे देखो सब कोई ऑर्गेनिक को लाइटली ले लेता है, लास्ट में हम ऑर्गेनिक ही खत्म कर लिए। ऑर्गेनिक को आप लाइटली कैसे ले सकते हैं भैया? 70 में से 32 नंबर का आपका वही आ जाता है, 32 या 35 का 50% सिलेबस है वो, लाइटली तो ले ही नहीं सकते ना। जो जो अगर इजी वे में नोट्स वोट्स देके काम चलवा लेते हैं, तो मैं भाई नॉर्मली सोचो ना कहाँ से नंबर आएगा? 35 नंबर पे तो आप अटके हुए हो आप, वही उसमें से लाओगे 15-16 नंबर, हो गया खत्म बात। पहले ही 55 पे आ गए, और उसमें करते करते पहुंच जाता है वही 32-33 नंबर, उसमें 30 नंबर जोड़ लो, वही 60-65 आता है, नंबर नहीं बनता है।
इसलिए स्मार्ट डिसीजन लेना आपको जरूरी होता है शुरू में ही। मैं तो स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में सारे बच्चे को ऑर्गेनिक करा देना चाहिए, क्योंकि 11th से बच्चा ऑर्गेनिक करके ही निकलता है। लास्ट में नॉमेनक्लेचर पढ़ता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ता है, उसके दिमाग में कार्बन हाइड्रोजन बैठा हुआ है, इजी है समझाना उसको। अब फिर से उसको याद करो, रिकॉल करा दो, फिजिकल पढ़ा दो बीच में इनऑर्गेनिक, वो सब कुछ भूल चुका है और उसको नहीं याद आएगा कुछ भी। रादर ऑर्गेनिक पकड़ के चल जाए। कोटा में जो टीचर, जैसे कोई बहुत अच्छे टीचर हो गए फिजिक्स के, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ पढ़ाते हैं। बोले कैसे? ये रीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशन का सारा ग्राफ ना सेम बनता, सेम, तो साथ ही लेके चलते हैं दोनों चैप्टर। अब ये बात उन्हीं को पता है जो इंटरनली समझ रहे हैं सिलेबस डिटेल्स। आप बस सीक्वेंस फॉलो करते रहो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ लास्ट दिसंबर आते आते आपको सिलेबस बहुत आसान लगने लगेगा। इतना इतना करना है, ऐसे कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर पक्का बना लेना, ऐसे बनाना कॉपी ना खोलना पड़े लास्ट आवर। क्योंकि देखो बिहार बोर्ड का बता देता हूँ, सीबीएसई का ही बता, 2 दिन 3 दिन का गैप देगा, बिहार बोर्ड वाला एक को दिन नहीं देगा, बोर्ड का बता रहा हूँ। कैसे कीजिएगा रिवाइज? एक का एक ताकत आ जाएगा क्या आपका? आप थक के ही आएंगे 2-3 बजे, कल परीक्षा होगा, बोर्ड छोड़ दीजिए, अब आ जाइए मेन एग्जामिनेशन नीट वगैरह पे, कहाँ से कर पाइएगा? इतना ह्यूज सिलेबस है कि आप कर ही नहीं पाएंगे लास्ट आवर में। यही शॉर्ट नोट सब कुछ रिकॉल कर देगा एक बार में। 10 चैप्टर भी करना चाहो ना, 10 चैप्टर का थ्योरी पूरा रिवाइज हो। लेकिन वो शॉर्ट नोट्स लास्ट में बनाएंगे नहीं फायदा होगा, चैप्टर के साथ बनाएंगे बहुत फायदा होगा। चैप्टर के साथ बनाने में एक डिटेल पता होता है चैप्टर का, लास्ट में सब कुछ आप ओमिट कर चुके होते हो, आधा अधूरा कंसेप्ट होता है, इसलिए नहीं बन पाता प्रॉपर ऑर्डर। साथ ही बनाते चलिए एकदम खटाखट खटाखट, ठीक है। और वही क्लियर बैग में डालिए, लास्ट में बनाइए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, मैथ्स का भी फॉर्मूला का पूरा लिस्ट आप बना के रखें। इंटीग्रेशन है, बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, इतना ही आप याद रख लोगे, याद रखना है। ओके, बढ़िया सभी का। चलो टॉपिक डालो, थ्योरेटिकल टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला रेट ऑफ रिएक्शन किन बातों पे निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, आप ही बताइए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कंसंट्रेशन जितना हाई करोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना, लिखो, पहला लिखो कंसंट्रेशन, और रेट और कंसंट्रेशन का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? नेक्स्ट, आप बताइए कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा? लिख लो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, देखो ये, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डिपेंड क्या चीज पे करता है और कैसे करता है, ठीक है। सेकेंड बताइएगा, आ, कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा, गैस वाला, लिक्विड वाला, सॉलिड वाला? क्यों गैस? बोलिए। लोएस्ट,
गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी टूटे होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग है तो रिएक्ट करना फास्टर है, और नजदीक है तो रिएक्ट करना क्या है, स्लोअर है। लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड पॉइंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। कुछ लोग लिखे होंगे आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरे स्टेट, अवस्था। ओके, तो गैस, फिर लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड। केमिस्ट्री टीचर ऐसे बोलते थे, लिक्विड लिक्विड सॉलिड। व्हाट इज लिक्विड? इट्स लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। नेक्स्ट, वर्ड लिखेगा, टेम्परेचर। तापमान के बढ़ाने से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, लिखिएगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसा रिश्ता कहलाता है? अब सोच के बताइए, टेम्परेचर के साथ अगर डायरेक्ट का रिलेशन है, तो एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में जो कि लास्ट में प्रूव होगा कि किसी टेम्परेरी रिएक्शन को मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा रहा है, सुन लेना इस स्टेटमेंट को, कितने से? 10 से, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लिखिएगा, इस स्टेटमेंट को स्टार करके लिखो। when the temperature is raised by 10 degree celsius, when the temperature is raised by 10 degree celsius, when the temperature is raised by 10 degree celsius, is raised by 10 degree celsius, raised by 10 degree celsius, by 10 degree celsius, then rate of reaction increased by 2 times. 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 कैटलिस्ट क्या करेगा? फास्टर या स्लोअर? अच्छा, कैटलिस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? 2 प्रकार के। एक प्रमोटर होता है, एक पॉइजन होता है। प्रमोटर प्रमोटर फास्टर करता है रिएक्शन को, पॉइजन स्लो कर देता है। तो पॉइजन क्यों कहलाता है? पॉइजन का मीनिंग तो समझो, पॉइजन जहर है। तो आपके मेटाबॉलिक रेट्स जो चल रहे हैं ना बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं, जिसके कारण हार्ट बीट्स हो रहा है, ब्लड पंपिंग हो रही है, डिफरेंट तरह का बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे बॉडी और मेरे थ्रोट को एनर्जी मिल रही है, तो ये बायोकेमिकल वो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मैंने कुछ खाया पिया होगा, जो एनर्जी मैंने ली अपने बॉडी के अंदर, वो कार्ब्स जो ब्रेक हो रहे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और जो मुझे एनर्जी और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन का, उसको जो स्लो कर देता है ना, उसे पॉइजन कहते हैं। पॉइजन का एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है। तो अगर बायोकेमिकल रिएक्शन अपने रिक्वायरमेंट से बहुत स्लो हो जाए, तो भाई आपका बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। इसीलिए जो खून है ना, उसकी पंपिंग स्लो हो जाती है या एब्रप्टली फास्ट हो जाती है एबरेशंस के कारण। तो कोई चीज में एकाएक तुम काफी ज्यादा कम डालो, पानी में भी जा बार बार काफी तेज नल चला दो, सॉरी नलके के अंदर, वो लाइक वॉशरूम के अंदर आप लाइक काफी तेज से नल चला दिया आपने, तो बाल्टी में जो पानी भरता है वो झाग के साथ भर जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाता है। तो उसी तरीके से सोचो, मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो गया और ब्लड का फ्लो किसी तरीके से काफी इंक्रीज हो गया, तो ब्लड में भी झाग आ जाएगा। इसीलिए नाक और मुंह से झाग आता है पॉइजन खाने के बाद, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। नॉर्मल 72 से जो हार्ट बीट का पोजीशन है, वो स्लो डाउन होकर 40, 45, 30 पे आ जाता है। अब वो स्लो डाउन हो चुका है,
ब्लड पंप जा नहीं रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सारा बॉडी इंटरनल ऑर्गन फेल होना चालू हो जाता है, इसलिए कम बांट हो जाता है। सब कुछ वर्क ही करना, ऐसा मानो कि अंदर की सारी इंजन काम करना बंद कर देती, हो गया खत्म बात शरीर का, और हार्ट चोक हो गया तो बात ही खत्म। इस कारण से पॉइजन उसे कहते हैं जो मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर दे, ठीक है। बट जब कभी आप कैटलिस्ट का चर्चा करें ना, तो कैटलिस्ट को आप फास्टर रिएक्शन नहीं बोलना, अनटिल अनलेस वो सवाल सरफेस केमिस्ट्री का नहीं आ रहा है। सरफेस केमिस्ट्री में आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां दो तरह के कैटलिस्ट का चर्चा है, पॉइजन एंड प्रोमोटर्स का, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे बोला है कैटलिस्ट वो चीज होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे, दैट्स इट, ठीक है। तो लिखिएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। कौन सा पॉइंट है ये? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। एंड व्हाट इज कैटलिस्ट? जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या करेगा बोलो, फास्टर कर देगा, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। हालांकि इसको बेसिकली प्रमोटर कह दो तो बेहतर। सरफेस एरिया का बोलिए थोड़ा सा, सरफेस एरिया से क्या होगा? देखो सरफेस एरिया किसी भी चीज का बढ़ता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दो रिएक्टेंट के बीच में कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है ना। अब सोचो सही, मान के चलो रिएक्टेंट ऐसे हैं, मॉलिक्यूलर शेप समझना, अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर शेप में लिटिल बिट स्फेरिकल है, अब वो टच करने आएंगे तो स्फेरिकल शेप में कांटेक्ट बहुत कम बन पाता है, बट प्लैनर शेप में पूरा बनेगा। और कांटेक्ट जितना ज्यादा बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्टर होगा। जितना कम कांटेक्ट बनेगा दो रिएक्टेंट के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लोअर बनेगा। तो सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर आप आयरन फिलिंग्स को, आयरन को जलाना चाहते हो, तो लोहे का तार ले लो, उसको जलाने की कोशिश करो, नहीं जलेगा। एक काम करना, उस लोहे के तार को बहुत पतले बुरादों में सेपरेट आउट कर दे। ऐसा मानो जहां पे ना मशी या फिर लोहे को घिसने का काम चलता है, जहाँ पे गेट्स वेट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ना आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट होते हैं नीचे में, वो बुरादे होते हैं। अब उनमें आग लगाओ तो लिटिल बिट फायर पकड़ लेता है जल्दी से, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, ऑक्सीडेशन रेट तेजी से हो रहा है। आया समझ में? इसलिए बताओ, बारूद जो होते हैं, बारूद का कभी गोला आता है क्या? कोई भी बॉम्ब या पटाखे बनते हैं उसमें कैसे होते हैं बारूद? पाउडर फॉर्म में होते हैं ना। पाउडर फॉर्म में होने का रीजन है क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा पाउडर फॉर्म में होता है। ये सबसे ज्यादा फैला दो ना पाउडर को, सबसे ज्यादा फैलेगा ना। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है? पाउडर फॉर्म का। इसलिए हर पटाखों में बारूद पाउडर फॉर्म में होता है, ना तो वो लिक्विड होता है ना वो सॉलिड होता है। हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? पाउडर फॉर्म में रहेगा, कोई भी पटाखा ले लो। हाँ या ना? लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए? सरफेस एरिया। ठीक है। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? लाइट के प्रेजेंस, फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जांपल। बोलो हाँ या ना? तो जो लाइट के और बहुत सारे लाइट वाले क्वेश्चन आपने पढ़े भी हैं अपने 10th क्लास में, एजीसीएल का ग्रे कलर में चेंज हो जाना। तो लाइट के प्रेजेंस में टर्न आउट होना या कोई चेंजेस आना, उसे कहते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन उतना फास्टर होगा। लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। ठीक है। सिक्स्थ, सिक्स या सेवन है। अब एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी, सुन लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक भी होगा, अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, बट इससे बहुत सॉलिड लेवल का ग्राफ बनेगा, 3-4 अच्छा वाला। और एक्टिवेशन एनर्जी याद कीजिए, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था मैंने, सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन, E2 ऑर्डर एलिमिनेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, याद करो जिगजैग कर्व, बहुत पहले का चर्चा है। पिक्स बन रहे थे ऐसे करके, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो वो बन रहा था, वो एक्टिवेशन एनर्जी कर्व ही था, ठीक है।
यहां भी बनेगा। तो याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है ना, रिएक्शन का रेट उतना फास्टर होता है। तो फिलहाल बस यही लिख लो, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। लिखेगा, rate of reaction is inversely proportional to activation energy. Rate of reaction is inversely proportional to activation energy. Rate of reaction is inversely proportional to activation energy. Inversely proportional to activation energy. ACTIVATION. Activation energy. Okay? ये डिपेंडेंसी को बच्चा बहुत अच्छे से पढ़िएगा। दिस द ऑर्डर, यहां तक आपका लगभग 50% सिलेबस खत्म हुआ इसका। बट नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा, मतलब अपकमिंग ट्यूसडे को हम लोग इसका डिटेल से क्वेश्चन करेंगे। ओके, कल वाला क्लास के बारे में देख लेंगे, संडे है नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, मैं सारा आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, चलो बाय, टेक केयर। बस रिवाइज कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। ईएमआई का कितना लेक्चर हुआ है? एक, बस। चलो।